हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो ये है हमारा पहला वीडियो। क्लास 10th की मैथ्स हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से। तो इसमें हम आपके पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने अभी क्लास 8th की मैथ खत्म की है, तो आपके छोटे भाई बहन या जो भी हो 8th में वो उसको देख सकते हैं, हमने पूरा वहाँ पे कवर किया है। और इसी तरीके से हम क्लास 10th की मैथ भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते वक्त मैं एक चीज़ बस बताना चाहूँगा, यहाँ पे सारा कुछ रहेगा, सारे चैप्टर्स, सारी एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और साथ ही हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ाएंगे। मतलब एम ये है नहीं है कि आपको जल्दी से समझा दें कि आप आधे घंटे में कोई चीज़ तैयार कर लो चैप्टर, ऐसा नहीं एम है मेरा। क्योंकि वो चीज़ें भी हो सकती है और वो आपको बाकी जगहों पे भी मिल जाएंगी। मेरा एम सिर्फ ये है, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं प्रॉपर डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में, ना कि शॉर्टकट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10th का आपका पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर, ठीक है। तो अगेन मैं जैसे पढ़ाता हूँ कि मैं आपको पहले समझाऊंगा कि चैप्टर क्या है, ताकि कल को कोई आपसे चैप्टर का नाम पूछे, उसका मतलब पूछे, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। देन मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये चैप्टर कितना बड़ा है, कितना डिफिकल्ट है, क्या है। एंड देन हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे क्या था कि जब हमारे पास कितनी चीजें हैं वो बताने के लिए हमारे पास नंबर्स थे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 5 मैंगोज हैं तो आप 5 लिख के बता सकते हो, 1 है तो 1 लिख के बता सकते हो, राइट। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते थे, नेचुरल नंबर, ठीक है। जो कि आपका 1 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो वो लिखने का कोई नंबर नहीं था। आप बोल के लिख सकते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, राइट, नथिंग लिख सकते हो या जब से आप चाहो। बट अगर नंबर्स के फॉर्म में वो आपको लिखना हो तो हमारे पास उसके लिए कोई नंबर नहीं था। तो फिर क्या हुआ, एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया जिसको क्या कहते हैं, होल नंबर, ठीक है। वो क्या था, उसमें जीरो और इंक्लूड हो गया और बाकी सारे जो नेचुरल नंबर्स थे वो सारे, ठीक है। तो आई होप आपको होल नंबर क्लियर हुआ होगा। देन आपका आता है कि आपके पास नेगेटिव बताने के लिए कुछ नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पे 100 रुपए उधार है और आपको 100 रुपए किसी से लेने हैं, तो एक तरीके से मैं लॉस में हूँ, आप प्रॉफिट में हो, राइट। बट आप लिख के नहीं बता सकते हो। आप अगर 100 लिखोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन लॉस वाला है कौन प्रॉफिट वाला है, राइट। आपको इसके साथ लिखना पड़ेगा लॉस प्रॉफिट ऐसा कुछ। तो लॉस दिखाने के लिए या कुछ क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रॉफिट को, या पॉजिटिव कह लो, या जो चीज मतलब कह सकते हो आपकी जो चीज है या जो चीज नहीं है, कुछ हमारे पास ऐसा कोई टर्म नहीं था जिससे हम लोग क्या करें, ऐसी चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपको कहीं से इंटरेस्ट लेना है, कहीं से आपको ईएमआई देना है। तो उस केस में अब आपके बैंक अकाउंट, मान लो आपके अकाउंट में पैसे या क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ, अपना अपने फादर का आप जाके अगर पासबुक देखोगे तो उसमें जब पैसे आते हैं, तो अब क्या हुआ, 3500 मान लीजिए पैसे आपके अकाउंट में आए। अब वो कैसे दिखाएंगे, या तो वो लिखे कि क्रेडिटेड डेबिटेड ऐसे लिखे। अगर इनको ऐसे लिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, अगर वो सिर्फ 3500 लिख देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आया कि नहीं आया, राइट। तो उसके लिए फिर आपका क्या है, इंटीजर आया। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ऐसी चीजें मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। तो जिसमें हमारा क्या था, नेगेटिव नंबर्स भी थे और पूरा का पूरा होल नंबर आपका था, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया, हमारे पास कंप्लीट चीजों को दिखाने का तरीका था, बट टुकड़ों को दिखाने के लिए हमारे पास कोई नंबर सिस्टम नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैंने आधा केक खा लिया, आपने बोला आपने एक खाया, तो आप तो 1 लिख के दिखा दोगे, बट मैं क्या लिखूंगा, मैं आधा लिखूंगा, ऐसे नहीं ना। तो उसके लिए एक नया नंबर सिस्टम आया जिसको कहते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये जिसमें क्या होते थे, आपके फ्रैक्शंस भी आते थे, 5/2, 1/2, 1, ये भी एक फ्रैक्शन है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। अब क्या हुआ कि ये आपको पॉजिटिव बताने के लिए तो सही था, बट आपके पास नेगेटिव नंबर्स बताने के लिए फ्रैक्शंस नहीं था। मतलब टुकड़े फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा। तो जस्ट इसी का नेगेशंस के साथ, मतलब इसी का इंटीजर का वर्जन आप कह सकते हो, नया नंबर आया, उसको कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है रैशनल नंबर, जिसमें आपका निगेशन भी आ जाता है। मतलब डेफिनेशन तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में भी, ये आपका था कि इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। पी एंड क्यू आपके इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं है, तो ये आपका एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे आगे चल के, आपका एक और नंबर आया जिसको कहते थे इरेशनल। अब ये आपका ऐसा नंबर था जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, बट ये भी नंबर है, ठीक है। जैसे अब रूट टू की वैल्यू हम कहते हैं 1.414 होती है,
बट एक्चुअल में ये नहीं होता है, हम इसको राउंड ऑफ करके या सिर्फ 3 डिजिट तक लिखते हैं और आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में तो 22/7 होती है, बट वैसे हम लिख देते हैं 3.14। बट आप डिवाइड करना, ये यहाँ पे रिड्यूस खत्म नहीं हो जाता, ये और भी डेसिमल के आगे बढ़ता रहेगा, राइट। तो ऐसे नंबर जिसको आप एग्जैक्टली p बाई पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब इन सबको कंबाइन करके जो नंबर बनता है वो आपका कहलाता है रियल नंबर, ठीक है। अब कहोगे क्या सर दुनिया के जितने नंबर है सब रियल है, राइट, 99% रियल है। एक और बचता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि आपकी क्लास में अभी नहीं, आप आगे जब जाओगे 11th 12th में तो पढ़ोगे इसके बारे में। बट अभी तक आपने जितने नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं उन सबको कंबाइन करके जो नंबर बनता है वही आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर। समझ में आया। तो रियल नंबर क्या हो गया, रैशनल, इरेशनल। देखो ऑब्वियसली वैसे होता क्या था, आप अगर ध्यान से देखते हो तो होल नंबर में पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर में पूरा का पूरा होल नंबर आ गया, फ्रैक्शन में पूरा का पूरा होल नंबर भी तो आ ही गया प्लस एक्स्ट्रा भाई जीरो, ये सब पे तो रैशनल नंबर में पूरा का पूरा फ्रैक्शन इंटीजर सब कुछ आ गया। और सिमिलरली आपके रियल नंबर में सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। आई होप रियल नंबर आपको समझ आया होगा कि जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं उन सबके कह देते हैं सुपर सेट, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, आप उसको कॉम्बिनेशन भी कह लो, तो वही क्या कहलाता है आपका रियल नंबर, ठीक है। चैप्टर का नेम आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, रियल नंबर क्या है ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो अच्छे से बताना। मैथ ऐसा है जहां पे डाउट के साथ मूव मत करना, ठीक है। सारे चैप्टर कनेक्टेड होते हैं, इसलिए सारे चैप्टर लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, बट इसका होता उल्टा है, सारे चैप्टर आसान होते हैं। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ोगे, एक स्टोरी कितनी भी अच्छे से आपको समझ आ गई, एक पोयम कितने भी अच्छे से समझ में आ गई, उस पोयम का दूसरे चैप्टर में कोई लेना देना नहीं होता, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने जो बचपन में मैथ पढ़ी होगी वही यहाँ है। तो हमेशा आप जब नई क्लास में जाते हो, उसका नया चैप्टर पढ़ते हो तो उसका 20% 30% आपको ऑलरेडी आता रहता है। इस वजह से मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, 2 ही एक्सरसाइज है, बेसिक चीजें है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक थ्योरम पढ़ना है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये थ्योरम क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा अभी अच्छे से। तो ये थ्योरम हमें पढ़ना है। दूसरा हमें एचसीएफ और एलसीएम आपने बचपन में बहुत निकाला होगा, मतलब पुरानी क्लासेस में। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके, ठीक है। तो ये भी हम अभी देख लेंगे कैसे करते हैं। देन दो, अब एलसीएम एचसीएफ तो आप 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कितने भी नंबर्स के लिए निकाल सकते हो, उसमें कोई रोक तो है नहीं, राइट। कैसा थोड़ी है कि आप सिर्फ 2 ही नंबर के लिए निकालो, आप 3 के लिए निकालो, 4 के लिए निकालो, 5 के लिए निकालो, कोई मना कर रहा है, नहीं मना कर रहा है। बट हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो 2 नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम में देखना है क्या कोई रिलेशन होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर 2 और थ्योरम है आपकी बुक में, वो हमें पढ़ना है 1.2 थ्योरम और 1.3 थ्योरम, ये वाला 1.1 थ्योरम था, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चैप्टर में इतनी ही चीजें पढ़नी है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, सबसे आसान कह सकते हो, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं, अब हम चलते आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर मैंने आपको समझा दिया, तो जो पहली चीज हमें पढ़नी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले में थ्योरम होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो थ्योरम मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने कुछ प्रूफ किया, जैसे अब आपने क्या किया, आप सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का एरिया पता है ये होता है। ऐसे ही आपने और भी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, या और भी चीजें आपने बहुत से अलग अलग मेथड्स पढ़े होंगे, फिजिक्स वगैरह में आप लॉज वगैरह पढ़ते होंगे, राइट। तो ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें कोई बताए या कोई प्रूफ करे। जैसे आप लोगों ने अगर सुना होगा ट्रायंगल्स के बारे में, आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि ट्रायंगल के मतलब तीनों साइड तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब ये आपने पढ़ लिया, ये आपको याद है, बट स्टार्टिंग में कभी ना कभी ये थ्योरम रहा होगा, राइट, क्योंकि किसी ने ये प्रूफ किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल, वरना क्या हुआ, ट्रायंगल तो 50 हजारों तरीके के बनते हैं, आपने एक तरीके का बना के देख लिया उसमें 180 सम आता है, बाकी किसी ने कुछ और बना दिया उसमें कुछ और आने लगा, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो कुछ लोग उसको प्रूफ करने के लिए दुनिया भर के सारे ट्रायंगल्स बनाते हैं, सब लॉजिक वगैरह लगाते हैं, एंड देन वो कोई थ्योरम देते हैं कि भाई देखो ऐसा होता है सबके लिए। तो अब तुम्हें खुद नया ट्रायंगल बना के चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अगर बोल थ्योरम हमने बना दिया 180, हमने सब कुछ चेक करके बनाया, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, वो ये भी कहते हैं कि आप खुद भी प्रूफ देखो, ठीक है। तो ये आता है, समझ में आया।
तो थ्योरम्स के प्रूफ भी होते हैं, सारे थ्योरम के नहीं होते बट मैक्सिमम के प्रूफ भी होते हैं। एग्जाम में आपका प्रूफ भी आता है, आपको भी बताना होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला थ्योरम क्या कह रहा है, पहले हमें थ्योरम समझना है। देखो थ्योरम की दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है थ्योरम है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आप इसका यूज करोगे तो आप लिखोगे कि भैया इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात सही हो रही है। अब मैं आपसे पूछूं भाई दो एंगल दिया हुआ है, इतना तीसरा एंगल बताओ कितना है ट्रायंगल में, तो आप ये तो पता है तीनों का सम 180 होता है, तो दो दिया तो तीसरा आप निकाल लोगे। तो आपने वहां पे यूज किया ना कि तीनों का सम 180 होता है, वहां पे आप ये थोड़े प्रूफ करने बैठ के भाई पहले मैं ये प्रूफ करूंगा तीनों का सम 180 होता है देन मैं दिखाऊंगा, ऐसा तो नहीं करोगे। वहां तो आप डायरेक्ट मान लोगे कि हाँ भाई तीनों का सम 180 होता है, अब मैं रख दू। तो सिमिलरली थ्योरम की डबल इंपॉर्टेंस होती है। एक तो एग्जाम में आपके डायरेक्ट आएगा कि थ्योरम को प्रूफ करो, ये थ्योरम दे देगा उसको बोलेगा प्रूफ करो। दूसरा इसको यूज करके आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, ठीक है। तो इसलिए थ्योरम का प्रूफ अगर भूल भी जाते हो क्या होता है कैसे होता है, थ्योरम क्या होता है वो अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा बट मैं बताता हूँ। उनको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो, मतलब आप उनको फैक्टराइज करके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हो सारे कंपोजिट नंबर को, ठीक है। और ये यूनिक होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ और लिखोगे आपका फ्रेंड कुछ और लिखेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, हाँ ये हो सकता है आपने लिखा 2 into 3 उसने 3 into 2 लिख दिया, नंबर्स वही होंगे, कितनी बार वो नंबर्स आए वो सब सेम होगा, जस्ट ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, राइट। बट प्राइम फैक्टराइजेशन अलग नहीं होगा, ध्यान समझना मेरी बात बहुत अच्छे से, ठीक है। पहले तो कंपोजिट नंबर क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। प्राइम का उल्टा मान लो एक तरीके से, ठीक है। तो प्राइम क्या होता है जिसके दो तो प्राइम क्या होता है, प्राइम हमने ये देखा था जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो जिसके दो फैक्टर होते हैं वो आपका प्राइम होता है, एक तो वो खुद और दूसरा वन, राइट। तो कंपोजिट आपके जिसके दो से ज्यादा हो उसको हम लोग कंपोजिट कहते हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो क्या रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स है उनको आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हो और वो यूनिक होगा। जैसे ध्यान से समझना, जैसे मान लो 18 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपको या आपको और आपके फ्रेंड दोनों लोग को बोलूं कि भाई इसको कंपोजिट के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मतलब इसको दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। तो आपने लिख दिया 1 into 18, बात सही है। आपके फ्रेंड ने लिख दिया सर 2 into 9, मैंने कहा तुम्हारी भी बात सही है। किसी और ने लिख दिया 3 into 6। तो ये तीनों यूनिक नहीं है, मतलब तीनों अलग अलग है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब, मल्टीप्लाई करके तो आना भी तो वही चाहिए ना जो नंबर है। तो वही मैंने इनसे बोला कि आप लोग इसको क्या करो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इनको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया। अब आपने क्या लिखा, आपने ये लिख दिया, आपके फ्रेंड ने क्या लिख दिया, आपके फ्रेंड ने मान लीजिए इसने ये लिख दिया, और किसी और ने क्या लिखा, किसी और ने मान लीजिए ये लिख दिया। तो क्या होगा आप ध्यान से समझना, नंबर्स क्या है सबके में, नंबर्स तो देखो सेम ही आ रहे हैं, राइट। 233 233 233, राइट। ऑर्डर अलग हो सकता है, राइट। बट क्या ऐसा हो सकता है कि किसी में 2 आए ही ना, किसी के में 3 3 बार आ जाए, किसी में 2 2 बार आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, वो यही आपको समझा रहा है, ठीक है। और आप जिस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो हर कोई उसी तरीके से करेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे 2 2 बार आ जाए, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है तो 18 आएगा नहीं, राइट। समझ में आया। तो वो यही समझाना चाह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। पहले तो वो ये कह रहा है कि आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में। दूसरा वो ये कह रहा है कि वो यूनिक होगा, ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ आप प्राइम फैक्टर्स नहीं लिख रहे थे, यहाँ तो आप नॉर्मल फैक्टर्स लिख रहे थे, राइट। तो इसलिए सबके अलग अलग बन रहे थे। अब जब ये बोला कि प्राइम लिख सकते हो तो वो सबका सेम ही बन रहा है, वो सबका अलग अलग नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है।
कि ये थ्योरम क्या कह रहा है। ये थ्योरम यही आपसे कह रहा है कि आप किसी भी नंबर को उसके क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो और वो फैक्टर्स आपके यूनिक होंगे। ठीक है, थ्योरम आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस थ्योरम का सच कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो कि क्योंकि ये इजिली आप कोई भी नंबर्स लेके कर सकते हो प्रूफ, तो इसलिए एज सच इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये ऑब्जर्व करके देखा गया है, जिस मेथड से हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते वो मेथड करके देखा गया है, जिस वजह से। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम बस याद होना चाहिए कि ये थ्योरम कहता क्या है, और फिर आपको इसके बेसिस पर क्वेश्चंस लगाने को कह सकता है या दूसरे तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना इसका मैं आपको एक्सपो बताता हूँ, एप्लीकेशंस क्या होंगे, बहुत अच्छे समझना। जैसे मैंने बोला 24 है, ठीक है, इसने बोला भाई मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इसके किया है और मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया है। अब तुम कहोगे अच्छा ठीक है, मैं करके देखता हूँ। मैंने करके देखा, मेरे में 2 इंटू 3 आया। तो मेरे में अगर 5 नहीं आया तो क्या ऐसा हो सकता है उसके में 5 आया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं, तो इट मींस इसने कोई गलती की या तो ये झूठ बोल रहा है, राइट। बट अगर इसने बोलता भाई मैंने इसको क्या किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा और मेरे में 6 आया, ठीक है, तो अब इसने 6 के फॉर्म मतलब एक फैक्टर मेरा 6 आया, तो अब इसने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, तो हो सकता है उसने तुमने 2 इंटू 12 किया, तुमने 1 इंटू 24 किया, इसने 4 इंटू 6 किया तो इसका एक 6 आ गया, किसी ने 3 इंटू 8 किया। तो इस केस में सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के बहुत तरीके होते हैं, राइट, बट प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखने का एक ही तरीका होता है। तो इस वजह से कौन झूठ बोल रहा है या क्या बोल रहा है, ये सब चीजें आप पता कर सकते हो, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता था, ये समझ गए होगे कि ये यूनिक होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर देखो, HCF का मतलब क्या होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी को GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, तो HCF होता क्या है? ठीक है, पहली चीज ध्यान समझना, HCF और LCM एक नंबर का नहीं होता। जैसे स्क्वायर एक नंबर का होता है कि भाई 5 का स्क्वायर बताओ, 6 का स्क्वायर बताओ, 7 का स्क्वायर बताओ, पूछ सकते हो आप। ठीक है, बट HCF और LCM ये GCD और LCM ये एक नंबर का नहीं होता है, ये 2 नंबर्स या उससे ज्यादा नंबर्स का होता है। ठीक है, तो चलो मान लो एक नंबर N1 है, एक नंबर N2 है। ठीक है, क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो HCF का मतलब क्या होता है भाई, N1 के बहुत सारे फैक्टर होंगे, होंगे भाई, होंगे ना। मान लो 1 हो गया तो एक होंगे, 2 हुआ तो भी 2 फैक्टर हो गए, 3 हुआ तो भी 2, 100 हो गए तब तो पता नहीं कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 4 5 10 20 25 50 100, इतने सारे फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक है, तो फैक्टर तो बहुत सारे होंगे इसके N1 के। ठीक है, N2 के भी बहुत सारे फैक्टर होंगे, राइट। अब कॉमन भी बहुत से फैक्टर होंगे भाई, देखो 1 तो सबका कॉमन होता है। ठीक है, हो सकता है और भी कुछ कॉमन हो, तो आपको क्या बताना है, जो कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। ठीक है, समझ में आया। अब कहोगे सर मैं थोड़ा कंफ्यूज, जैसे बहुत बच्चे, जब मैं पढ़ाता था तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, किसमें बड़ा चाहिए किसमें छोटा चाहिए। मैं कहूँ तुमको, मैं बताता हूँ भाई, ये बताओ फैक्टर की बात कर रहा है ना, 1 तो सबका फैक्टर होता है और 1 से छोटा तो कोई फैक्टर होता नहीं है। तो अगर तुम कंफ्यूज हो गए कि भैया HCF में और SCF में तो फैक्टर आ रहा है ना, तो वो उसमें बड़ा वाला लेते हैं या छोटा वाला, अगर उसमें कंफ्यूज हो गए तो भाई वो पूछेगा ही क्यों तुमसे, सबका आंसर 1 ही लिख के आ जाना। अगर तुमको लगता है HCF में छोटा वाला लेते हैं तो, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, राइट। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि फैक्टर आपको बड़ा देखना पड़ेगा, छोटा फैक्टर आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटा फैक्टर सबको पता है 1 ही होता है, सबका कॉमन। मैं कोई भी आप 2 नंबर बताओ, 7 और 9 बताओ, 7 के फैक्टर 1 और 7, इसके 1 3 9, सबसे छोटा फैक्टर कॉमन कौन सा है? 1, तो 1 कॉमन, छोटा तो आपको देखना ही नहीं है। तो इसलिए HCF का मतलब होता है बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, समझ में आया। तो बड़ा कॉमन फैक्टर आपका HCF होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 18 लिया और 12 लिया। ठीक है, 12 के फैक्टर्स लिखो, 1 होता है। प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्टर मतलब जो जो इसको डिवाइड करता है। ठीक है, 1 2 3 6 18, इसका लिखूं 1 2 3 4 6 12,
कॉमन देखो क्या है, 1 भी कॉमन है, दोनों में है 1, 2 भी कॉमन है, 2 भी दोनों में है, 3 भी कॉमन है, 3 भी दोनों में है, 6 भी कॉमन है, 6 भी दोनों में है। एचसीएफ की बात हो रही है तो सबसे बड़ा कौन कॉमन है, एचसीएफ वही होगा, तो सबसे बड़ा जो कॉमन है वो है 6। तो इन सबका एचसीएफ क्या हो गया 6। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, क्योंकि भाई अब ये तो छोटा सा था, मैंने लिख लिया 1 2 3 4 6 लिख दिया। अब मैं इतना तेज थोड़ी हूँ कि आप मुझे ये दे दोगे कि 1 1 1 1 इसका भैया इसका बताओ क्या होगा फैक्टर, मुझे याद थोड़ी है ये इसका फैक्टर, ना आपको याद होगा। तो इसलिए कोई तरीका होना चाहिए ना, ये थोड़ी तरीका होता है कि आप खुद से याद करके लिखो फैक्टर्स फिर कॉमन ढूंढ लो, राइट। तो एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कहोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, अभी आपने बताया उसमें तो 6 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं फैक्टर में, तो 6 तो कभी फैक्ट आया कि नहीं, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा। मैंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है, हम करते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो एचसीएफ निकलता है उसकी मैं आपको डेफिनेशन पहले बता देता हूं, ठीक है। तो उसकी जो डेफिनेशन होती है वो आपकी ये होती है, ठीक है, कि जो भी कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है, ठीक है, उनकी लोवेस्ट पावर, ठीक है, का मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर विथ देयर लोवेस्ट बार। नहीं समझ आया होगा, मैं अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। मान लो 18 और 12 का क्या करना है, तुम्हें एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो भाई सबसे पहले तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो पहले करो भाई। मैं तुम्हें अगर क्या करूं कि मैं तुम्हें सब्जी बनाना सिखाना चाह रहा हूं या कुछ बनाना, तो पहले सारे सामान तो लेके आओ, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर तो लो, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ऐसे देखो, 2 से जाएगा 9, 2 से गया 3, 3 से गया 1, ठीक है, समझ में आया। फिर 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 18 बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तो बहुत बार पढ़ा है, नहीं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, फिर 9th में भी ये पढ़ा होगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। 12 आपका क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो नहीं समझ आ रहा होगा फिर भी बताना, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि स्टूडेंट को किसी भी चीज में डाउट हो सकता है। इसका जरूरी नहीं कि आपने 8 में पढ़ रखा है तो आपको आ रहा हो, 9 में पढ़ रखा है तो आ रहा है। तो जिसमें भी डाउट हो आप पूछना, इट्स वेरी कॉमन। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई जज करेगा आपको, या इस आप चाहे मुझसे पूछो या अपनी क्लास में भी अगर आपको छोटी से छोटी चीज में भी डाउट है तो आप प्लीज पूछो उनसे, ठीक है, उसको स्किप ना करो, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हुआ आपका ये, अब मैंने क्या बताया, अब देखो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है दोनों में। एक 2 कॉमन है, राइट, सॉरी 12 का इसका 2 3 3 था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 3 3, ठीक है। तो एक 2 कॉमन मिला, इसके पास 3, एक 3 कॉमन मिल गया, तो जो जो कॉमन मिलता गया वो लिखते जाओ, ठीक है। ये 3 बच गया, कॉमन मिला नहीं मिला तो रहने दो, काम खत्म। तो क्या आ गया, जो भी कॉमन है उन सबको लिख के मल्टीप्लाई कर दो, यही आ गया आंसर 6। समझ में आया। या जो डेफिनेशन कहती है, अब 18 को एक्चुअल में लिखो तो क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर 2। अगर ऐसे लिखो तो ये क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, देखो 2 और 3 कॉमन है, उनको ले लो और उनकी लोवेस्ट पावर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो लोवेस्ट पावर क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ 3 की पावर 1 है, वहां 2 है, लोवेस्ट क्या हो गई, 1 हो गई, 6 आ गया। तो या तो ऐसे ले लो कि दोनों में जो कॉमन है पहले वो लिख लो, फिर उनकी लोवेस्ट पावर लगा दो, या फिर ऐसे देख लो भाई मेरे पास एक दो, तुम्हारे पास भी एक दो, लिख लिया एक दो, मेरे पास एक और दो, तुम्हारे पास भी एक और दो, तो लिख दिया एक और दो, मेरे पास एक 3, तुम्हारे पास एक 3, तो लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया। एचसीएफ आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी पहले पार्ट में वीडियो के इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलेंगे और एलसीएम निकालना सीखेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।